90,000। तो कंपेयर इट 1,53,000 जो अदरवाइज आप आज तक भरते थे, अब आपको इतना नहीं देना उसकी जगह केवल 90,000 भरेंगे। इसका मैसेज ये है कि अगर आप लोअर टैक्स ब्रैकेट्स में हैं तो ये जो संशोधन हुआ है आपके लिए फायदेमंद रहेगा लक्ष्मण जी। तो ये मान लेना कि इस नए नियम के बाद डेट म्यूचुअल फंड से तौबा कर लिया जाए, ऐसा नहीं है। आपको देखना होगा कि आपकी आमदनी क्या है, आप किस इनकम टैक्स के स्लैब में आते हैं, और फिर आपको जो है सो तब आपको तय करना होगा कि हम डेट म्यूचुअल फंड में पैसा लगाएं या ना लगाएं। लेकिन आपने जो कैलकुलेशन बताया मुकेश जी, ये क्या न्यू टैक्स रिजीम ओल्ड टैक्स रिजीम दोनों के लिए है? एक्चुअली देखिए, ये जो है ये मैंने आपको समझाया वो न्यू टैक्स रिजीम का है। ओल्ड टैक्स रिजीम में अगर आप जाते हैं तो उसके रेट्स, उसमें तो शायद ये जो मैंने आपको एग्जाम्पल में समझाया उसमें थोड़े बहुत ऊपर नीचे भी थोड़ा कम हो पर फिर भी फायदा तो जरूर रहेगा। पर एक चीज और भी है, हमें ख्याल ये रखना है कि अगर आप डेट फंड में निवेश करके मान लीजिए जो प्रवर्तमान प्रावधान है कि आप 50 लाख या 1 करोड़ का आपको डेट फंड का लॉन्ग टर्म गेन हुआ और उसको आप कोई रेजिडेंशियल हाउस में लगाते हैं तो 54F का आपको फायदा मिलता है। अब शायद हमारे दर्शक ये समझें कि ये फायदा हमें नहीं मिलेगा, तो ये इनकी सोच गलत है, क्योंकि इस पर सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत महत्वपूर्ण डिसीजन है वीएस डेम्पो के केस में, जो डीम्ड शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स के लिए दिया गया है कि अगर टैक्स देना है तो आपको ये डीम्ड शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का रेट लगेगा। पर वास्तव में ये 3 साल के ज्यादा होल्ड किया इसलिए लॉन्ग टर्म है, तो 54F का तो आपको जरूर फायदा मिलेगा। माना डेट फंड में निवेश करके भी अगर आप वो जो आपका गेन है वो रेजिडेंशियल हाउस में लगाते हैं तो 0 टैक्स का भी आप आयोजन कर सकते हैं लक्ष्मण। वही मैं अपने दर्शकों को कह रहा था कि डेट म्यूचुअल फंड पे अब तक आपने जितनी भी कहानियां सुनी होंगी नए नियम आने के बाद, अभी जो मुकेश जी ने बताया ऐसे तरकीब आपने नहीं सुना होगा कि कैसे आके डेट म्यूचुअल फंड में भी पैसा लगा करके आप अपनी टैक्स की देनदारी को कम कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि डेट म्यूचुअल फंड में पैसा लगाने करके टैक्स बढ़ेगा ही। तो इसका ख्याल रखिएगा और अपने आमदनी का कैलकुलेशन करके आप ये तय करिएगा कि आपको किस फंड में पैसा लगाना है, किस में नहीं लगाना है। चलिए अब शुरू करते हैं सवाल जवाब का सिलसिला। सबसे पहले चलते हैं महाराष्ट्र, जहां से राहुल बिहानी जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। राहुल जी नमस्कार, कैसे हैं आप? ठीक हो? आपको बहुत लंबे समय तक फोन पे आपको वेट करना पड़ा, लेकिन आप सुन रहे हो हम लोग की बातचीत। उम्मीद करता हूं कि आप भी इसका फायदा उठाएंगे। यस, तो मेरा सवाल ये है कि 2018-19 के बजट में स्टैंडर्ड डिडक्शन लाने के बाद 50,000 रुपए का स्टैंडर्ड डिडक्शन लाने के बाद जो ट्रैवलिंग अलाउंस मिलता था, ट्रैवलिंग अलाउंस का एग्जम्पशन मिलता था, वो हटा लिया गया। ठीक है। लेकिन जो डिसेबल्ड पर्सन है उनको जो 38,400 रुपए की छूट मिलती थी, एग्जम्पशन मिलता था ट्रैवलिंग अलाउंस का, क्या वो स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलने के बाद भी वो उसका एग्जम्पशन का क्लेम कर सकता है क्या? अभी पुराने रिजिम में भी और नए रिजिम में भी, अभी इस साल भी वो डिसेबल्ड पर्सन ट्रैवलिंग अलाउंस का जो एग्जम्पशन का क्लेम है वो कर सकता है क्या स्टैंडर्ड डिडक्शन के साथ साथ ही? बिल्कुल। तो राहुल जी, आपके लिए ये जो मैं आपको बताऊं कि ये एक खुश खबर है। डिसेबल्ड के लिए जब भी ये कानून बदला कि ये ट्रैवलिंग अलाउंस जो नॉर्मल टैक्स पेयर्स हैं उनके लिए ये हटाया गया, पर जो विकलांग हैं, जो फिजिकली चैलेंज, मेंटली चैलेंज्ड हैं, उन लोगों के लिए ये दोनों ओल्ड हो या न्यू हो, दोनों में इसको सुरक्षित रखा गया है। माना ये 38,400 का जो डिडक्शन है वो आपको जरूर मिलेगा। आप इसके बारे में निश्चिंत रहिए, कोई चिंता की बात नहीं है। बिल्कुल, आप निश्चिंत हो जाइए, आपको इसका फायदा मिलेगा जैसा कि मुकेश जी ने समझाया। चलते हैं बिहार, जहां शेखपुरा से उपेंद्र नारायण यादव जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। उपेंद्र जी नमस्कार, कैसे हैं आप? नमस्कार सर, ठीक है सर। बताएं क्या उलझन है आपकी? सर, मैं 1988-89 में कुछ जमीन लिया था रेसिडेंशियल,
उसका कुछ पार्ट 17-18 में लिया हूँ, 2017-18 में। उसको पिछले महीना फरवरी में मैंने सेल कर दिया।